हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपाउंडिंग ट्री। सो लास्ट वीक हम लोगों ने एक वीडियो शेयर किया था जिंदल ड्रिलिंग को लेके। उसमें हम लोगों ने पूरा कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया था और सेक्टर आउटलुक बताया था क्यों हम लोग को आने वाले दिनों में ड्रिलिंग सेक्टर ऑफशोर रिग्स में बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। एक रिसेंटली हम लोग को एक रिपोर्ट मिला था पिटोरियन कैपिटल का। ये यूएस फंड हाउस है। इसने भी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है रिग सेक्टर में, ऑफशोर में। उसने एक पूरा डिटेल एनालिसिस किया है कि आज जो हम लोग समझ रहे थे, जो हम और गौरव समझ रहे थे कि सेक्टर में आने वाले में बहुत अच्छा टैलेंट है, सेम चीज उसने थीसिस बताया क्यों उसको ये सेक्टर अच्छा लग रहा है। ये इससे आपको इंसाइट मिला कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें आपको क्या क्या चीज देखना चाहिए। हम लोग ने जो फ्रेमवर्क अपनाया था इसको एनालिसिस करने, सेम फ्रेमवर्क इसने भी अपनाया। ये अलाइन करता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना फंड हाउस से कैसे रिलेट करता है, और अगर आप ऐसा वर्किंग करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में कितना एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। गौरव इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेगा और बताएगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट किए। बस खाली डिफरेंस यही है, हम लोगों ने इंडियन कंपनी पे डिस्कशन किया, इन्होंने अमेरिकन कंपनी पे डिस्कशन किया जो कि जैकब रिग्स में, अदर ड्रिलिंग रिग्स में, ऑफशोर रिग्स में बिजनेस करती है। चलो करो, आप अपडेट करो इसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में। जी बिल्कुल। जो आज हम जिस चीज पे बात करेंगे वो है इन्वेस्टर लेटर प्रेटोरियन कैपिटल का। और ये Q4 का इनका रिपोर्ट है, क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर का। तो वैसे इन्वेस्टर लेटर क्या होता है? इन्वेस्टर लेटर ये होता है कि जैसे कोई फंड मैनेजर होता है और वो अगर फंड्स मैनेज कर रहे हैं, पीएमएस, तो वो उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी पोजीशंस है, स्टॉक्स है, उसके बारे में आप बात करते हो, उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है उस पोजीशन को लेकर, कि मतलब आपका फ्यूचर आउटलुक, कि आपका क्या फोरसाइट है और आपने क्यों उसे लिया। तो वैसे ही इन्होंने एक कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा है, वेलारिस बोल के, जो ये इस सेक्टर से बिलोंग करता है, ऑफशोर। और सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जो प्रेटोरियन कैपिटल है ये किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में देखते हैं। तो इनका जो अप्रोच है वो है डीप वैल्यू सिचुएशंस। ये लोग वैल्यू इन्वेस्टर है और ऐसे फंड ऐसे चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू हो। अब हम अपने पूरे इस लेटर्स में वही चीज पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस लेटर में और भी काफी सारे पोजीशंस के बारे में इन्होंने बात की है। ये काफी फोकस फंड है, मतलब अगर इनके पास 100% कैपिटल है तो ये तीन चीजों में इन्वेस्टेड है, करंटली तीन या चार चीजों में इन्वेस्टेड है, पर अपने उसी चीज पे ध्यान देंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, इनका एक पोजीशन था यूरेनियम में, जैसा कि मैंने हाईलाइट करके रखा है। इनका एक पोजीशन था यूरेनियम में। उन्होंने इन्होंने क्या किया कि इसको बेचकर उस प्रोसीड्स को ये ऑफशोर वाले इन्वेस्टमेंट्स में ऐड किए है, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट्स को, ऑफशोर वाले इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया है, और जो इनका यूरेनियम में पोजीशन था उसको कम किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखने की है कि इनका कन्विक्शन कैसा उस चीज को लेके। तो अगर आप 100 में से 33.6% कोई चीज में इन्वेस्टेड हो, मतलब आपको उस चीज पे काफी ज्यादा बिलीफ है कि ये हो सकता है, क्या आपका मतलब कैसा टाइप का कन्विक्शन है ये समझ आ रहा है। तो 33.6% कैपिटल ये लोग इस चीज में इन्वेस्ट करके रखे हैं, ऑफशोर सर्विसेज में। और इन्होंने काफी ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि ऑफशोर रिग्स में ओवर द लास्ट डेकेड क्या हुआ था, मतलब पूरा एक साइकिल का बात की है ऑयल का, कि क्या क्या हुआ है और करंटली क्या सिचुएशन है। तो स्टार्ट करते हैं ऑफशोर सर्विसेज। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स भी ऐड करके रखा है। तो ये 2010 में क्या हुआ था कि वहां से जो ये सेल सेल क्या होता है? सेल बेसिकली उस तरह का ऑयल प्रोडक्शन होता है जहाँ जो आप रॉक्स ये सब से जो तेल निकालते हो उसको सेल प्रोडक्शन कहते हैं। और जो ये ऑफशोर होता है वो क्या होता है कि आप समुद्र में जाके तेल निकाल रहे हो। तो अब अगर आप उसके बारे में सोचोगे कि अगर आप समुद्र से जाके तेल निकाल रहे हो, तो नो डाउट आपको समझ में आ जाएगा कि सेल के कंपैरिजन में ऑफशोर वाला जो है वो काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग जॉब है कंपैरेटिवली, अगर देखो तो आप। तो वही चीज जो 2010 है, जब 2010 का जो ये साइकिल चल रहा था अपने का, ऑयल ऑयल का जो टॉप साइकिल है, वहां पे क्या हुआ कि ये जो सेल है फोकस में आने लगा। और सेल जब फोकस में आने लगा था तो उस टाइम पे ऑफशोर प्रोडक्शन का जो टोटल ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वो 31% था। पर धीरे 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 सेल जो है वो काफी ज्यादा मतलब यूज होने लग गया, और जो टोटल ऑयल प्रोडक्शन है वो 27% हो गया।
टोटल ऑयल प्रोडक्शन ऑफशोर का जो कंट्रीब्यूशन था। तो इससे समझ आ रहा है कि सेल अचानक से बीच में जो लास्ट डिकेड है सेल पे काफी फोकस होने लग गया, सेल प्रोडक्शन पर। मेरे ख्याल से सेल प्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं मोटा मोटा सब पे बात करूंगा ताकि अपने को एक बेसिक आइडिया हो जाए कि इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। आई गेस ये क्लियर है आयुष भैया? यस, ठीक है, गो ऑन। ठीक है। तो जैसे कि ये ऑफशोर इक्विपमेंट, तो सबसे पहले सोचने की बात है कि ऑफशोर इक्विपमेंट में क्या क्या होता है। जैसे ड्रिल शिप्स हो गया, सेमी सबs, जैकअप्स जैकअप्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि जैसे कि जो जिंदल ड्रिलिंग है उनके पास जैकअप रिग्स है। वैसे ही और भी कई सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे पीएसवीज, फिर एएचटीएस एंड अदर एसोसिएटेड पीस ऑफ हाईली इंजीनियर्ड स्टील। तो अगर आप समुद्र में जाके कुछ ऐसा मतलब मशीनरी इक्विपमेंट टाइप का यूज कर रहे हो तो नो डाउट वो बहुत ही हाईली इंजीनियर्ड होना पड़ेगा। और यही चीज इसमें बात कर रहे हैं ये लोग कि बहुत हाईली इंजीनियर्ड होता है ऑफशोर इक्विपमेंट जो भी है। फिर यहाँ पे बात करते हैं ये लोग जो फंड मैनेजर है उन्होंने ये बोला है कि डेकेड लॉन्ग बेयर मार्केट हैज नाउ एंडेड। तो जो ऑयल का जो डाउन साइकिल था वो ये बिलीव कर रहे हैं कि ये खत्म हो गया। एंड उनका ये मानना है कि दैट कॉल ऑन दिस इक्विपमेंट विल लीड टू एक्सेस प्रॉफिट्स। तो अब जो ये ऑफशोर के जो इक्विपमेंट्स हैं इनको ऐसा लगता है कि यहाँ से जो है एक्सेस प्रॉफिट्स आने वाला है इनके लिए। अब इन्होंने पहले तो ये बात किया कि ना पहले अचानक से लास्ट डेकेड में जो है कि क्यों अचानक से लोग शेल प्रोडक्शन की तरफ मतलब जाने लग गए। तो उसके लिए इन्होंने तीन रीजन बताया। तो उसमें से फर्स्ट रीजन है कि एक एक्सीडेंट हो गया था, डीप वाटर होराइजन एक्सीडेंट, जिसके कारण जो ये सेंटिमेंट है ना मार्केट को लेके, जो ऑफशोर का जो एक पर्सपेक्टिव था वो बहुत ही नेगेटिव हो गया था। और जो ये ईएसजी का हम सुनते हैं जैसे एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, उसके चक्कर में भी बहुत सारे जो ऑयल एग्जीक्यूटिव है वो इस चीज को जो ऑफशोर प्रोडक्शन है उसको ना मतलब राइट ऑफ करने लगे कि नहीं यार ये प्रोडक्शन नहीं करना। हालांकि जो रिटर्न्स है वो बहुत मतलब काफी ज्यादा सुपीरियर होता है सेल प्रोडक्शन से, पर फिर भी लोग क्योंकि डाउन साइकिल में भी थे, फिर ये एक्सीडेंट हो गया, मतलब डाउन साइकिल आ गया था 2013-14 के आसपास से। क्रूड क्रूड प्राइसेस अपने मतलब जो पीक से फिर वापस से वो करेक्ट होने लग गए। तो वापस से लोग इसको कंसिडर करने लग गए इस एक्सीडेंट के बाद से, और सेल ही मेन प्रोडक्शन में आने लग गया, सेल प्रोडक्शन जो है। फिर सेल एग्जीक्यूटिव जो है ना वो ओवर प्रॉमिस करने लग गए इसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल को। तो जब सेंटिमेंट्स चेंज होता है तो सब उसी चीज में पॉजिटिव देखने लग जाते हैं। तो वही चीज हुआ, आप किसी को खराब बोल रहे हो तो खराब ही खराब होते जा रहा है, और अगर आप अच्छा बोल रहे हो तो वैसी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उन्होंने इनके इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को ओवर प्रॉमिस कर दिया था। फिर एक और बिलीव ऐसा था कि ना जो एनर्जी ट्रांजिशन का ये जो थीम है ना उसमें लोग ये मान रहे थे कि जो ये पीक ऑयल कंजम्पशन है ना, ऑयल अपने पीक कंजम्पशन पे आ गया 2020 में। तो इसीलिए कोई भी जो ये लॉन्ग एनर्जी प्रोजेक्ट्स है ना ऑफशोर के, क्योंकि ऑफशोर में जब आप इतने बड़े प्लांट जाके लगा रहे हो तो काफी टाइम लगता है, वो प्रोसेस काफी मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो सबको ऐसा लगने लग गया ये बहुत ही अननेसेसरी है। तो जब जब आप मतलब इस तरह की पूरी इंडस्ट्री में जब आप एक ट्रेडिशनल वे से दूसरे वे में जाने लग गए, फिर वो साइकिल ही पूरा डाउन साइकिल आ गया ऑयल में, तो जनरल जाहिर सा बात है कि वहां पे कंसोलिडेशन होगा। तो वही हुआ, कंसोलिडेशन होने लग गया, ऑफशोर जो प्लेयर्स है उसमें बैंक्रप्सीज होने लग गई। फिर अब ये देखो आप जैसा देख पा रहे हो, फ्लोटर फ्लीट श्रिंकिंग फ्रॉम अ पीक ऑफ 281 vessels in 2014 to 150 टुडे। तो आप देख सकते हो कि मतलब 281 से वो वेसल्स जो है वो 150 पे आके कंसोलिडेट हो गया। फिर उसमें भी कई सारे ऐसे कि बहुत टाइम से स्टैक्ड पड़े हैं और मतलब ऑब्सोलिसेंस के पास में है। तो ये सब चीजें हुई। फिर अब क्या हो रहा है, एक और चीज की जो सेल सेल में जो प्रोडक्शन होता है, अभी ये भी चीज ऐसा माना जा रहा है कि जो सेल मतलब जो सेल बेसिन्स मतलब जहाँ से जो रॉक्स जहाँ से तेल निकलता है वैसा जो प्लांट्स है वो मैच्योरिटी के पास में है, वो मैच्योर्ड होने वाला है। तो अब जब आप उसके मैच्योरिटी के पास में हो, आपको कुछ नया ढूंढना होगा, और नया ढूंढने के लिए वापस से आपको ट्रेडिशनल मेथड जो ऑफशोर ऑफशोर ये जो प्रोडक्शन है उसमें जाना होगा। ये सबका मानना है कि आपको वापस से ऑफशोर प्रोडक्शन में जाना होगा। फिर द एक सेल चीज ऐड इकोनॉमिक करूंगा, सिंपली। इसमें एक चीज ऐड करूंगा। जो जी। ऑयल ड्रिलिंग होती है ना, उसमें दो तरह का वे होता है, एक होता है ऑफशोर होता है, एक ऑनशोर होता है। जब आप जी। समुद्र से तेल निकालते हैं उसे बोलते हैं ऑफशोर ड्रिलिंग।
उसमें ये जैकअप रिग्स हो गया, अदर काइंड ऑफ रिग्स लगता है। जैसे शेल प्रोडक्शन था, वो क्या ऑनशोर रिग्स से प्रोडक्शन होता, वो जमीन में जो ऑयल है उससे निकलता था। सो वो अपने यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, ये शेल जो था, जो पहले डोमिनेंट प्लेयर बन चुका था इस पीरियड में, वो ऑनशोर रिग से निकाल रहा था, लैंड से निकाल रहा था। अब वो धीरे धीरे लैंड का जो ऑयल रिजर्व वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लग गया। सो अब जैसे ही वहां पे डिप्लीशन की तरफ फिर से अपने को सबको क्रूड का रिक्वायरमेंट रहता है, तो अब सारा इंडस्ट्री सोच रहा है जिस दिन ऑनशोर का अगर ऑयल डिप्लीट होने लग गया, फिर वहां से प्रोडक्शन कैसा है। सो अब पूरा इंडस्ट्री फोकस करने लगे ऑनशोर से ऑफशोर की तरफ। इसी के वजह से जैसे ही ऑफशोर में वहां पे डिमांड क्रिएट हो, वहां से ऑयल प्रोडक्शन अगर ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए रिस्क का रिक्वायरमेंट बहुत है। सो अब जिस हिसाब से दिख रहा है लास्ट 10 साल में सब जो यूएस मेन है ऑनशोर ऑयल प्रोडक्शन को लेके, सो वहां के जो टेक्नोलॉजी वो शेल टेक्नोलॉजी है। सो वो ऑनशोर पे पूरा फोकस है, उनको लग रहा था यहाँ पे बहुत बड़ा रिजर्व है, उसके वजह से आने वाले दिनों में, आने वाले साल में यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई मिल सकता है। और लास्ट 10-12 साल में उसने बहुत अच्छा प्रोडक्शन दिया। अब वो धीरे धीरे यहाँ पे जो रिपोर्ट बोल रहा है, बेस्ट शेल बेसिन इन द यूएस आर नाउ मेच्योर। सो ये बोल रहे हैं उनका जो पीक पीरियड था, आउटपुट था, वो रिड्यूस होने लग गया है। सो जैसे ही रिड्यूस होगा तो अब पूरा इंडस्ट्री ऑफशोर की तरफ जा रहा है, और उसके वजह से एक बड़ा डिमांड हो सकता है। गौरव, यही चीज है ना, अपने ये दोनों चीज का कन्वे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे समझ में अपने जी इन्वेस्टर को, जी। ऑफशोर ऑनशोर में क्या फ्रेंड्स, डिफरेंस है। समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। और जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि आपको पता होना चाहिए कि सेल और ऑफशोर प्रोडक्शन में क्या होता है। जैसा कि आयुष भैया ने बताया कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और ये मैच्योरिटी के पास में है सेल प्रोडक्शन जितने भी है। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आई गेस अभी तक ये पूरा क्लियर है क्या हुआ अभी तक जो भी डिस्कशन। ओके। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ ऑफशोर रिग्स इज इम्प्रूविंग। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है वो इम्प्रूव हो रहा है कैसे। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑफशोर प्रोजेक्ट्स हैव ब्रेक इवन बिलो $50। तो अब क्या हो रहा है कि जो ये क्रूड पर जो पर डॉलर मतलब पर बैरल का जो ये कॉस्ट है, अगर जो 50 के नीचे रहता है, तो यहाँ पे ये लोग सरवाइव कर रहे हैं, वास्ट मेजोरिटी ब्रेक इवन कर रहे हैं। तो वाइल ऑफरिंग फार सुपीरियर रिटर्न्स ऑन कैपिटल एट टुडेस प्राइसेस। तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया सेल के कंपैरिजन में, व्हेन कंपेयर्ड टू सेल। एडिशनली हैज बीन टू डिकेड लॉन्ग साइकिल प्रोजेक्ट्स आर वंस अगेन ऑन द टेबल। क्योंकि अब आप जब सेल जो है आपके जो ये सेल का प्रोडक्शन था वो पीक पर है, तो अचानक से जो ऑफशोर की जो प्रोडक्शन का वे था, लॉन्ग साइकिल प्रोजेक्ट अचानक टेबल पे आ गए, मतलब इसका डिस्कशन होने लग गया, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फिर इसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है क्योंकि इनका इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली दोनों से सेल के कंपैरिजन में ऑफशोर का इकोनॉमिक्स काफी बढ़िया है। फिर this is happening when the global fleet of offshore equipment has shrunk marginally due to scrapping। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, ये पूरा सेक्टर ही कंसोलिडेट हो गया। अब ना इसके बारे में ये लोग ये बता रहे हैं कि इसका इकोनॉमिक्स कैसे इंप्रूव हुआ है। तो एक ये एफपीएसओ मतलब फ्लोटेशन प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग, तो ये एक सिस्टम है। अब अपने इसका मोटा मोटा समझेंगे कि ये कैसे हेल्प कर रहा है ऑफशोर प्रोडक्शन में। ठीक है। तो ये एक इक्विपमेंट है, हैज ड्रामेटिकली स्पेड अप प्रोडक्शन। मतलब इससे क्या हो रहा है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है, और रिड्यूसिंग द पायर कॉस्ट ऑफ अंडर सी रोबोट्स दैट वेल्डेड लॉन्ग पाइप्स टू शोर। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पाइप्स रहते हैं ना, ये फ्लोट करते हैं, रादर देन आपको फिक्स करना पड़े, ये फ्लोट करते हैं। तो इसमें जो पाइप्स का जो शंक कॉस्ट होता है ना, वो नहीं रखता, क्योंकि आपको वो पाइप को जाके फिक्स नहीं करना होता, ये फ्लोट करते रहता है। और आराम से आप इसको, मेरे ख्याल से मतलब ये फंजिबल भी रहता है, तो बहुत इजी कर देता है काम को। फिर उसके संग क्या है, एक और इम्प्रूवमेंट आया है कि अपग्रेड्स इन 4D सिस्मिक अलॉन्ग विद एआई। तो ये एआई के कारण क्या हो रहा है कि जो ड्राई वेल्स है ना वो कम हो गया, और ऑयल कंपनीज कैन बेटर टारगेट वेयर टू ड्रिल। तो मतलब आप ये लोकेट कर पा रहे हो कि कहाँ पे ड्रिल करना मतलब बेनिफिशियल होगा। फिर इस इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है कि आपका कॉस्ट कम रह रहा है, रिटर्न्स बहुत हाई रह रहा है, और इम्प्रूव सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ ऑफशोर एनर्जी। तो फाइनली इसमें एक और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ब्लो आउट प्रिवेंटर। इससे क्या हो रहा है कि मतलब जो वो एक्सीडेंट हुआ था, डीप वाटर होराइजन एक्सीडेंट है, वो बहुत ही कम लाइकली है इस टेक्नोलॉजी के कारण। फिर एडिशनली यूजिंग टू बीओपीज कैन एम्प्लॉय कैन एम्प्लॉय मैनेज प्रेशर ड्रिलिंग। तो इससे क्या होता है, मेक्स ड्रिलिंग मोर प्रिसाइज और स्पीड अप कर देता है पूरा ड्रिलिंग प्रोसेस को। याद रखिए कि अपने जो भी ये चीज डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका मोटिव ये है कि
मतलब ओवर द लास्ट डेकेड ये जो प्रोसेस था ये कैसे बहुत ज्यादा एफिशिएंट, मतलब कंपैरेटिवली कैसे बहुत एफिशिएंट हो गया। मेन मोटिव ये है, रेदर देन गोइंग इनटू द टर्मिनोलॉजी और ज्यादा इन डेप्थ समझने से ज्यादा अपने मोटा मोटा समझेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट आया है। So, since we are investing in drill ships, it's worth mentioning that a modern drill ship with best new technology can drill 2 or even 3 times as per many wells per year. मतलब 2010 के कंपैरिजन में अगर आप एक वेल ड्रिल कर रहे थे तो अब आप 2 से 3 वेल्स ड्रिल कर सकते हो, विच ग्रेटली रिड्यूसेस कॉस्ट पर वेल। ठीक है। इवन और ये उस केस में भी अगर आपका जो मतलब वेसल का जो डे रेट्स है, जैसा हमने जनरल ड्रिलिंग में डिस्कस किया था कि आप मतलब ये सब जो जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ये डेली रेट्स पे डेली रेंटल बेसिस पे होते हैं, इनका डेली का रेंट रहता है। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डे रेट फॉर वेसल इंक्रीजेस, कि अगर इंक्रीज भी हो जाए तो भी आपका जो कॉस्ट है वो कम आ जाएगा, क्योंकि आप पहले से ज्यादा जो वेल्स है वो ड्रिल कर पा रहे हो। यहाँ तक आई गेस सब क्लियर है। यस यस, यू कैन गो। नेक्स्ट मैं ओके नेक्स्ट चलता हूँ। तो अब ना जो ये फंड मैनेजर है इन्होंने ये बोला है कि क्लियरली इट वर्क्स बेटर एट हायर प्राइसेस। मतलब नो डाउट अगर क्रूड का प्राइस ऊपर जाता है तो बहुत फायदा होगा, बट ये बोलते हैं कि अगर यहाँ से मान लो कि जो वीक ऑयल इन्वायरमेंट भी आ गया ना, तो ये इनका ये मानना है कि इसको ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला, जो ये इक्विपमेंट्स है इनको ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। कैसे? फिर इफ इन्वेस्टमेंट्स आल्सो वर्क वेल इन द वर्ल्ड where oil drops to $50 and Shell is forced to surrender millions of barrels of daily production to balance the market। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये जिस जो ये इन्वेस्टमेंट है इनका ऑफशोर सर्विसेज में, ये इम्पैक्ट होता है ऑयल प्राइस से, बट इट इज नॉट टाइड टू ऑयल प्राइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपने थीसिस के बारे में बताया यहाँ पे। इंस्टेड इट इज टाइड टू सप्लाई एंड डिमांड ऑफ हाईली इंजीनियर्ड इक्विपमेंट। मतलब ये डिमांड और सप्लाई पे हाईली इंजीनियर्ड इक्विपमेंट्स का, इक्विपमेंट दैट टेक इयर्स टू बिल्ड। मतलब अगर आप ऐसा इक्विपमेंट बनाने जाओ तो जैसा कि मैंने बोला, ये लॉन्ग साइकिल प्रोजेक्ट्स है, ये हाथों हाथ आप नहीं ला सकते, आपको टाइम लगेगा। अगर आप आज प्लान आउट कर लो तो आपको ये ऐसे प्रोजेक्ट्स उतारने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। ठीक है। तो यही डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। एंड लाइकली वी विल नेवर बी बिल्ट अगेन। हो सकता है ये बने ही नहीं अनलेस डे रेट्स एंड एसेट वैल्यूज इंक्रीजेस वेरी ड्रामेटिकली। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो ये बोल रहे हैं कि अगर मतलब जब तक इंसेंटिव ज्यादा नहीं हो जाता, नहीं सर, कोई भी लॉन्ग टर्म साइकिल मतलब लॉन्ग टर्म जो ये प्रोजेक्ट्स है वो नहीं आने वाले जल्दी से। तो जब डे रेट्स बढ़ेंगे तब आएगा। तो अगर डे रेट्स बढ़ते हैं तब तक में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनका तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, यही इनका कहना है। आई गेस ये क्लियर है। यस। ओके। तो अब ये इक्विपमेंट के बारे में एक थोड़ा सा इन्होंने बात किया है। इट टेंड्स टू गेट ऑब्सोलेटेड अबाउट एवरी डेकेड due to upgrades to technology and demand of equipment faster that can drill deeper, faster, and with better safety profiles. We are now 8th generation of such vessels। तो 8th generation जो है ये अभी सबसे अपग्रेडेड मतलब इक्विपमेंट में हो गया, जो अभी 3 है फिलहाल। ग्लोबल फ्लीट में खाली 3 8th generation वेसल्स है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है। एक्सेप्ट देयर आर 0 न्यू बिल्डिंग्स हैपनिंग। कोई भी नया न्यू बिल्डिंग या इसमें कोई भी नया बिल्डिंग नहीं हो रहा। मतलब 8th generation की 3 तो करंट फ्लीट में, ग्लोबल फ्लीट में एडेड है, बट उसके बाद कोई नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा। इफ वन इफ वन वेयर ऑर्डर टुडे इट वुड कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ $1 बिलियन। मतलब आपका जो अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो ऐसा, ये 8th generation का जो इक्विपमेंट वेसल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्सेस ऑफ $1 बिलियन में आपका पैसा लग जाएगा, और वो भी 3 साल से पहले आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है। 8,500 हो गया कॉस्ट उसके बाद यहाँ पे इंडियन जो एक टर्म्स में। बहुत अच्छा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, ये शायद जब हम लोग दोनों जब जिंदल ड्रिलिंग पे बात कर रहे थे तो हमने यही डिस्कस किया कि जो जिंदल ड्रिलिंग है वो क्यों मतलब ये जॉइंट वेंचर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जब प्रॉफिट्स में मतलब रेंटल यील्ड बहुत कम आ रहे। तो यहाँ पे देखो इन्होंने भी यही चीज बोला है कि आप नया एक एक्सेस मतलब अगर आप एक नया न्यू बिल्ड वेसल लेके आते हो तो आपका कॉस्ट कैसा रहेगा, इन एक्सेस ऑफ $1 बिलियन। ठीक है। फिर यू नीड
डे रेट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली $1 million a day along with 10 years कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 10 साल का आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और $1 million पर डे का, तब क्या होता है कि आप मिड टीन रिटर्न ऑन कैपिटल बनाते हो। जो कि यही हमारा कंसर्न था कि हम जिंदल ड्रिलिंग में जब हम उस कंपनी को पढ़ रहे थे तो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट था कि यार इतनी छोटी, मतलब इतना कम रेंटल यील्ड पे आप क्यों इतना बड़ा पैसा लगाना चाह रहे हो। तो यही इस इंडस्ट्री का यही यही सबसे खराब चीज है। रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत ही खराब है और यही इसका मोट है, क्योंकि नया पैसा जल्दी से कोई नहीं डालना चाहेगा यहाँ पे। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनको किस तरीके से बेनिफिट होगा, यही यही पॉइंट है सबसे कि बड़ा रिटर्न चीज ऑन है कैपिटल क्या? इतना लो है, कोई नहीं करना चाहेगा। क्या सबसे बड़ा चीज? चीज है, सबसे बड़ा चीज क्या है, ये सप्लाई साइड से क्रंच आने वाला है, उसके वजह से इसके हाँ डिमांड्स बढ़ने वाले हैं। ये जी दो बिल्कुल। तो मतलब बड़ा साइकिल हो सकता है इन्वेस्टर लोग के लिए, अगर ये ठीक हाँ से कैच कर पाते हैं, जो रिपोर्ट ये से समझ में आ रहा है। ये पूरा सप्लाई साइड अपने यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि किस तरह का सप्लाई साइड क्रंच हो सकता है। हम्म। अब एंड दैट वुड इंसेंटिवाइज यू टू टेक ऑन रिस्क ऑफ बिल्ड। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर $1 million का रेट फिक्स होता है 10 साल के लिए पर डे के हिसाब से, तब आपका इंसेंटिव होगा कि आप इसमें पैसा डालो। जो हम्म। कि आप समझ पा रहे हो कि इसलिए कोई इंसेंटिव ही नहीं है। और कोई इंसेंटिव नहीं है तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको इसलिए फायदा है क्योंकि कोई नया पैसा डालना ही नहीं चाहेगा। हाँ। अब लैपटॉप एनालॉजी, तो यहाँ पे एक एनालॉजी यूज किया, मैं इसको थोड़ा कट शॉर्ट करना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे जो ये फंड मैनेजर है उन्होंने ये बात की है कि लेट्स से आपके पास कोई लैपटॉप है, वो बहुत पुराना है, और अभी जो नया लैपटॉप है उस पर अगर आप सर्व करोगे तो वो तेज चलेगा, वो बहुत स्पीड रहेगा। और जो पुराना है वो काफी स्लो रहेगा। पर अगर मान लो कुछ ऐसा ऑप्शन हो जहाँ पे आप उसका कोई पार्ट्स को अपग्रेड कर सकते हो, या फिर आप कोई वे से उसको आप अपग्रेड कर सकते हो, तो हो सकता है कि वो थोड़ा कम प्रॉब्लम्स करेगा पर कम प्रॉब्लम करे। क्योंकि अगर आप नया खरीदने जाओ तो वो तो बहुत महंगा है। इसीलिए आप मतलब नया खरीदने का आपके पास क्वेश्चन नहीं रहता क्योंकि वो बहुत महंगा है। और ये जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, यू वुड टेक योर न्यूएस्ट लैपटॉप एंड कंटिन्यू टू इवॉल्व विद अपग्रेड्स ओवर टाइम। कि आपके लिए ये ज्यादा बढ़िया हो जाता है कि आप जो एग्जिस्टिंग लैपटॉप है उसी को अपग्रेड करते करते जाओ, रेदर देन आप कोई नया खरीदो, क्योंकि नया वाला जो है वो बहुत महंगा है। तो यहाँ पे ये लैपटॉप का एनालॉजी है, ये एनालॉजी उतना स्ट्रांग नहीं है, बट अगर आप सेंस कर पा रहे हो कि सिचुएशन क्या है तो आई गेस आप समझ पाओगे कि फंड मैनेजर क्या बताना चाह रहे हैं। फिर स्मॉल ऑपरेटर्स विल कंसोलिडेट इन फ्यूचर। तो एक जो चीज हमने जो पैटर्न रिकॉग्नाइज किया था कि ना ये लोग जो भी ये जैकअप रिग्स वगैरह चलाते हैं ना, या तो ये ओन करते हैं या फिर ये ना जॉइंट वेंचर में चलाते हैं। जॉइंट वेंचर में आप चलाते हो तो यहाँ पे जैसे ये बोल पा रहे हैं स्मॉल ऑपरेटर्स विल कंसोलिडेट इन फ्यूचर। तो ये जो ऑपरेटर्स है, स्मॉल ऑपरेटर्स, इनका ये मानना है कि आगे जाके ये कंसोलिडेट होंगे। और करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो है कि फ्लोइंग ऑफशोर आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग, फ्लोइंग ऑफशोर आफ्टर, मतलब अब क्या हो रहा है कि जो ये कैपिटल है ना वो ऑफशोर में आ रहा है आफ्टर डेकेड लॉन्ग बेयर मार्केट। इतना लंबा बेयर मार्केट के बाद अब लोग कंसिडर कर रहे हैं इसमें पैसा डालने का। ग्लोबल ग्लोबल फ्लीट हैज श्रंक roughly in half, yet the demand for high quality drill ships is growing. Meanwhile, it's highly unlikely that any more equipment will get built until a time that rates are at level where we are celebrating. तो अगर रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तभी नया इन्वेस्टमेंट्स आएगा, और अगर तब तक इन्वेस्टमेंट्स नया आता भी है तो तब तक अपने सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनका जैकपॉट लग जाएगा। कीप सेलिब्रेटिंग थ्रू हाफ डेकेड ऑफ एक्सेस प्रॉफिट बिफोर द न्यू सप्लाई कम्स। तो अब ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने शेयर किया है कि इनका इनका जो पर्सपेक्टिव है वो समझना बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा इन्वेस्टर के लिए। कि इन्होंने वेलारिस जो है इनका लार्जेस्ट फंड पोजीशन बना के रखा है, क्यों, और ये इस चीज को कैसे देख रहे हैं। तो देखिए ये क्या बात कर रहे हैं। वेलारिस हैज अ मार्केट कैप ऑफ $3.15 billion एंड नेट डेट पोजीशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 800 million। ठीक है। फिर अब ये बोल रहे हैं इस प्राइस पे आपको क्या मिलता है। इस प्राइस पे आपको मिलता है एट ऑफ द हायर हायर स्पेक्स हायर स्पेक सेवन जनरेशन सेवन ड्रिल जनरे हाँ, सेवन जनरेशन ड्रिल शिप्स एंड वन ऑफ द बेटर 6th generation drill ships. You also get 5 semi subs, 33 modern jackups, and 50% ownership in JU joint venture with Saudi Aramco that owns an additional 9 modern JUs.
So by Exactly. our math, it would cost in excess of $1 billion to build and activate each fully equipped 7G, and in excess of $250 million per JU. तो अब ये बता रहे हैं कि इनके हिसाब से क्या कॉस्ट हो सकता है। अ, मैं इन चीजों में खाली वही सब बात कर रहा हूँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये किस तरीके से इस चीजों को देख रहे हैं। ठीक है। फॉर डाउनसाइड प्रोटेक्शन, तो अब ना कोई भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो जैसा कि हम कोई भी चीज पे स्ट्रेस करते हैं जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, सबसे फर्स्ट चीज जो होता है वो होता है डाउन साइड प्रोटेक्शन, कि रिटर्न्स आप कमा लोगे। फर्स्ट चीज है कि नीचे में लॉस आप कितना कर सकते हो, अगर मान लीजिए आपका थीसिस गलत हुआ तो क्या गलत हो सकता है। तो इन्होंने भी ये डिस्कस किया है। फॉर डाउन साइड प्रोटेक्शन, एसेट वैल्यू मैटर्स एंड सो डज द बैलेंस शीट टू आउटलास्ट एवरीवन। तो अगर एसेट वैल्यू तो मैटर करता है, पर ये जो साइक्लिकल प्ले होता है उसमें बैलेंस शीट भी मैटर करता है। तो इनका ये मानना है कि बैलेंस शीट जो है अभी बहुत ही बैलेंस्ड है। जैसा कि ये बोल रहे हैं, वेलेरिस हैज रियल स्टेइंग पावर इन वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। ठीक है, ऑफ कोर्स डाउन साइड प्रोटेक्शन इज नाइस। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, बढ़िया डाउन साइड प्रोटेक्शन है, पर अपने उसके लिए तो नहीं है ना कि डाउन साइड प्रोटेक्शन करना है, अपने को पैसा भी तो बनाना है। तो वी आर इन द गेम टू मेक मनी। ठीक है। डे रेट्स ऑन मॉडर्न ड्रिल शिप्स वर, तो अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो लास्ट साइकिल था ना, यहाँ पे इन्होंने कैश फ्लो के टर्म्स में वैल्यूएशन देने का कोशिश किया है वेलारिस को। तो ये बता रहे हैं कि जो लास्ट साइकिल था उसमें ड्रिल शिप्स का पर डे रेंट चला गया था 700 सेवन मतलब 7 लाख डॉलर्स अ डे, मतलब $700,000 अ डे, विथ मॉडर्न विथ विथ मॉडर्न जैकअप रिग्स इन एक्सेस ऑफ $250,000 पर डे। तो जैकअप रिग का जो था $250 पर डे का रेंट चला गया था। प्लगिंग सच नंबर्स इनटू ग्रिड, मतलब अगर आप इस नंबर्स को डाल के देखते हो तो इनका मानना है कि $2 बिलियन का एनुअल कैश फ्लो बनता है। और इनका ये भी मानना है कि अब आप पहले 10 साल के पहले से अगर वो इक्विपमेंट्स मिलाओ और आज मिलाओ तो एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जैसा कि हमने पहले ऊपर में शेयर किया था कि किस किस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। वो एफपीएस हो, फिर आपका जो ये एआई के थ्रू ये लोग लोकेट करके ड्रिल करते हैं ये सब। फिर ड्रिल शिप्स कांट डू द सेम। अब इनका मानना है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये इनका ये मानना है कि कैश फ्लो जो है ना, किस तरह का कैश फ्लो बन सकता है अगर लास्ट टाइम के साइकिल जैसा थिंग्स प्ले आउट होता है। तो एक तो इस तरह का वैल्यूएशन एनालिसिस था। फिर इन्होंने एक और वे से वैल्यूएशन करने का कोशिश किया, वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कैसे कि मार्केट वैल्यू विल बी टाइड टू न्यूली बिल्ड कॉस्ट विद डिस्काउंट फॉर डेप्रिसिएशन। तो वैसा ही मतलब ये देखते ही हमने ना एक वो सब्जेक्टिव फिगर लेके आया था कि अगर जिंदल ड्रिलिंग का हम लोग मतलब वो वैल्यू देखने जाए तो लगभग 1600 करोड़ के आसपास का हमारे को लगता है वैल्यू, कंसिडरिंग कि वो इतने टाइम से वो रिग्स है और उसको डेप्रिसिएशन को कंसिडर करें। हालांकि वो सब्जेक्टिव फिगर था, पर ये लोग भी कुछ उसी तरीके से उस चीज को वैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट के टर्म्स में, विथ न्यूली बिल्ड कॉस्ट लाइकली टू इंक्रीज इन लाइन विथ इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर आप अब नया शिप्स बिठा रहे हो तो उसमें इन्फ्लेशन भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। ओवर द लास्ट 10 ईयर्स जो रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़े हैं, तो फिर ये सब वही डिस्कशन चल रहा है कि मार्केट कैप के टर्म्स में किस तरह का अपसाइड अपसाइड पॉसिबल है। अब मोस्टली हम टुवर्ड्स द एंड जा चुके हैं कि इनका ये सिर्फ थीसिस के एक बारे चीज मैं में और ऐड पूरा। करूंगा, एक दो जी। चीज और ऐड करूंगा। तो ओके वेलारिस, ओके। जैसे अपने जैकब ब्रिक्स का बात किए, हम्म वेलारिस यूएस का बहुत बड़ा ऑफशोर ड्रिलिंग कंपनी है। उसका अभी मार्केट हम्म कैप $3.5 बिलियन है। सो अगर रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट के हिसाब से जाए, जिसके पास 12 जैकब रिग्स भी है, 33 जैकब रिग्स है, 7G रिग्स है। सो अगर उसका वैल्यूएशन करे उनके हिसाब से, उसका वैल्यूएशन $30 बिलियन आ रहा है। अगर रिपोर्ट बात करें गौरव, मेरे को लगता है जिंदल ड्रिलिंग से ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। अगर अपने पास एसेसिबल रहता है, इंडियन जी मार्केट बिल्कुल। जगह है यूएस में इन्वेस्टिंग के लिए, मेरे को लगता है वलारिस में पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट आ रहा है, जिंदल ड्रिलिंग के पास तो खाली 3 ही ऑन रिग्ड है, और बैलेंस 3 में टू पॉइंट तीन फाइव भी नहीं है बोलेंगे। हाँ, इनफैक्ट। 2.5 हाँ, टू बोलेंगे पॉइंट फाइव उसका। है। जी जी हाँ, जी। उसका ये वैल्यूएशन मिल रहा है, ये तो बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक लग रहा है। सो जी रिप्लेनिशमेंट के बिल्कुल। हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका कैश फ्लो बोल रहा है कि अगर जिस हिसाब से ये लोग डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब $4 बिलियन ईयरली वो कैश फ्लो कर, चार था या $2 बिलियन था? टू तो बिलियन डॉलर्स है। और
3.5 हाँ बिलियन डॉलर का भी मार्केट कैप है। अगर ये जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिमांड आने वाला है, 2 बिलियन प्रॉफिट करने वाला है, तो सोचिए उसमें क्या प्रॉफिट होने वाला, क्या वैल्यूएशन हो सकता है कंपनी का। सो ये तो मेरे जी, को ये बहुत ही देखिए, इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब आगे कंटिन्यू कर सकते मतलब हो, इन्वेस्टर है जैसा क्या। कि आप देख पा रहे हो, वेलेरिस हैड अ मार्केट कैप ऑफ $3.15 बिलियन। तो अब हाँ हम लगभग मतलब हमने दो पर्सपेक्टिव देखा कि किस तरीके से वैल्यू कर रहे हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि क्या थॉट प्रोसेस है इनका। हाँ, तो इन्वेस्टर ये कौन यहाँ इसमें, पे इन्वेस्टर कौन कौन वो हाँ, बता दो सबसे बड़ा। वही वही शेयर कर रहा हूँ। ये है, इनका नाम है जॉन फ्रेडिक्शन। प्लीज पार्डन मी इन केस, प्लीज फॉरगिव मी इन केस ऑफ एनी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अपना मोटिव ये है कि अपने थीसिस को समझे, उनका पर्सपेक्टिव समझे, क्योंकि दैट्स हाउ वी वुड बेनिफिट। तो ये जो जॉन करके जो ये है, इनका ये बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर में से है शिपिंग इंडस्ट्री के। और ये बिलियनर है, reputed worth billions, has publicly disclosed purchase of over 700,000 shares of Valaris in past 6 months. He owns in excess of 9% of the company. That's how you make a fortune. When you are bullish on something, take ownership in the company. वो भी एक अच्छा बेट कि आप 9% उस कंपनी का सीधा खरीद रहे हो। इट शोज कि आप किस तरह का कन्विक्शन रख रहे हो उस चीज को लेकर। फिर द मैजर Marzak family, one of the most successful shipping dynasties, has disclosed the purchase of over 3 million shares of Noble, taking the ownership past 19% of the company. तो मतलब ये जो मर्जक फैमिली है, ये जो ये जॉन प्रेडिक्शन करके जो इन्वेस्टर है, ये लोग इस इंडस्ट्री में काफी पहले से है। और अचानक से ये लोग इतना मतलब बड़ा पोर्शन एक कंपनी का खरीद के बैठे हैं, 9%, 19%। इट मीन्स दे आर बुलिश। नाउ अगेन, जो पर्सपेक्टिव है, ये प्रेटोरियन कैपिटल जो इनके फंड मैनेजर का, वो बहुत अच्छा है। वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होने वाला है क्योंकि ऐसे ऐसे लोग इन्वेस्ट करके बैठे हैं। ये बोल रहे हैं कि हाँ, ये जरूर बढ़िया बात है कि आप एक गुड कंपनी में इन्वेस्टेड हो, जो ये समझ रहे हैं कि ये शेयर्स बहुत अट्रैक्टिव है। ये एक बढ़िया चीज है, पर ये गारंटी नहीं करता कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि ऐसे तरह के लोग इन्वेस्टेड है। अब अब मोस्टली अपना जो ऑफशोर का जो ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो था ऑफशोर रिग्स का, ये पूरा डिस्कस कर लिया हमने। अब ना इन्होंने जो डेटा, मतलब अब इन्होंने जो बात शेयर किया वो बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ मतलब थॉट प्रोसेस फॉर एन इन्वेस्टर। ये बहुत बढ़िया चीज है। तो ये बता रहे हैं कि इनका कुछ ऐसा हुआ था, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि कुछ कैश फ्लो का, मतलब कैश फ्लो का शॉर्टेज आ गया, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा अपग्रेडेशन हुआ था। अगर मैं बात को थोड़ा शॉर्ट में करूँ तो फिर जल्दी। इन्होंने ये बोला, दिस स्विंग ऑफ द शेयर होल्डर बेस ओवर अ हैंडफुल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइंस एट अ लोअर रेट। मतलब आप, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि इस शेयर्स इसके मतलब इसके कंपनी के मार्केट कैप को बहुत ज्यादा तोड़ दिया, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लोअर रेट पे साइन हुआ था। द एक्सपेक्टेशन दैट रेट्स में डिप फर्दर बिफोर बॉटमिंग हैज लेड टू द डिक्लाइन वी आर सफरिंग थ्रू। मतलब ये लोग इन्वेस्टेड है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हुआ वो कम रेट्स पे हुआ, तो उसके कारण कैश फ्लोज का थोड़ा कमी आया। और जो इन्वेस्टर्स, मतलब जो शेयर होल्डर्स थे, वो इसकी अच्छे से पिटाई कर दी है, मतलब स्टॉक का, ऐसा ये बात कर रहे हैं। अब इनका क्या पर्सपेक्टिव है, ये जानना बहुत जरूरी है। बोलते हैं, द ऑयल प्राइस डजंट रियली ड्राइव डिसीजन मेकिंग। ऑयल प्राइस से लेना देना नहीं है इनको, ये बोल रहे हैं। फास्ट रिच इन्वेस्टर्स सीम टू बिलीव दैट द प्राइस इज ऑल दैट मैटर। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि क्रूड ऑयल से ही प्राइस रिलेटेड है। The pause in new drilling contracts is tied to the inability of procuring additional FPSOs and various subsea infrastructure। ये थोड़े यहाँ पे डिटेल्स में चले गए। अपन ऊपर ऊपर पढ़ते हैं कि मतलब इनका क्या व्यू है इस चीज को लेके, अगर कैश फ्लो कम हो गया बीच में और दो सब मिनट में शेयर्स बेच समाप्त दिए। करना है। 2 मिनट में समाप्त क्या करना चीज? है। 2 मिनट ओके में ओके, समाप्त श्योर श्योर, करना श्योर श्योर। सो दिस इज द रियल कल्प्रिट एंड आई न्यू अबाउट इट। ये कह रहे हैं कि मुझे पता था, लेकिन अगर इनका यंगर वर्जन होता, सो यू वुड हैव टेकन इवेसिव एक्शन, अवॉइडेड अ पुल बैक एंड मिस्ड अ पोटेंशियल मल्टी बैगर। ये कह रहे हैं अगर ये छोटा मतलब इनका यंगर वर्जन होता, तो ये इस पुल बैक को अवॉइड करना चाहते। बट ओवर टाइम इन्होंने ये रियलाइज किया कि वॉलेटिलिटी इज द पार्ट ऑफ द गेम। तो इसीलिए ये अब उस चीज को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे। यू कैन ट्राई टू आउटस्मार्ट
or you can accept that they sometime overshoot. You can be a victim or you can take advantage of everyone else panicking, and I choose to do the latter. तो यही चीज है। और इनका ये थीसिस बहुत बढ़िया, हाउ थीसिस क्लैरिटी हेल्प्स आई एम फोकस ऑन ड्राइवर्स ऑफ अपस्विंग इन ऑफशोर केपेक्स फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस डेकेड, ड्राइवर्स दैट हैव बीन वेल टेलीग्राफ्ड, जो इन्होंने पूरा हमारे संग शेयर किया। यही था इनका अभी तक का वीडियो। अगर आपको टाइम मिले ये लेटर जरूर पढ़ना, ये बहुत अच्छा लेटर है ऑफशोर सर्विसेज पर। तो ये लेटर तुम ट्विटर अपना अकाउंट है उसमें पोस्ट कर देना, जिससे उनको एक्सेसिबल बिल्कुल मिले करो। सो बिल्कुल ये बिल्कुल। पूरा डिटेल एनालिसिस था हम लोग का यहाँ पे ऑफ शोर रिग्स में क्या होने वाला है। ओके। और कुछ ऐड करना चाहोगे? जी, जरूर लाइक और कमेंट करें अगर आपको ये अच्छा लगा। और नेक्स्ट कंपनी क्या होना चाहिए ये भी शेयर करें, कमेंट करें, जिस पे आप चाहोगे कि एक डिटेल्ड एनालिसिस हो। बहुत मजा आएगा जब हम लोग सब मिलकर अपने लर्निंग्स को बढ़ाएंगे। सो थैंक यू। हम चाहेगा अपने जो फॉलोवर है उनको कौन सा साइक्लिकल बिजनेस अच्छा लग रहा है जो अभी डाउन फेज में है, और उनको लगता है नेक्स्ट 2-3 साल में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो ऐसा सेक्टर हम लोग को बताए जिससे हम लोग को पूरा डिटेल में एनालिसिस करें, आपको पता है उसमें क्या टेलविंड क्रिएट हो। जैसे ऑफशोर अब बहुत टाइम से लेगिंग सेक्टर है। सो इसमें जिस हिसाब से काम हो रहा है, जिस हिसाब से अदर चीजें दिख रही है, प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, तो आने वाले दिन इसमें बहुत बड़ा बूम दिख रहा है। होप आपको सबको वीडियो अच्छा लगा इसमें लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा। और अगर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसा कोई जी बिल्कुल। साइक्लिकल इंडस्ट्री या सेक्टर मिले तो जरूर कमेंट करें, उस पर हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करें, जो कि आप सबको हम लोग की कम्युनिटी को हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। थैंक यू।